मैं मेरा विशेष निवेदन है पुरोला के लोगों से, पुरोला की आम जनता से, कि पुरोला से एक जिहादियों के खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई, उस आवाज को रुकने मत देना, उस आवाज को दबने मत देना, चाहे इसके लिए कोई बड़ी शहादत ही क्यों न देनी पड़े। दो ये लड़के थे, एक जितेंद्र सैनी, एक उबैद खान, और उनके साथ एक लड़की थी जिसे नाबालिग लड़की बताया जा रहा है। वो कहीं घूमने जा रहे थे और जुवैद भी इनके साथ घूमने चला गया था, और बाजार से कुछ दूर जाके इनको पकड़ लिया लोगों ने, और इसको पता चला कि ये मुसलमान लड़का है, तो इसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया, जैसे कि होता रहा है। इन लोगों ने उनको घेर लिया और उसके बाद लड़की के पिताजी को बुलाया गया मौके पे। जो सुनने में आया है, मेरे कई लोगों ने जो बताया है, उसके हिसाब से लड़की के पिता या रिश्तेदार जो भी हैं जिनकी तरफ से एफआईआर हुई है, उनके आने से पहले ही बाकायदा एप्लीकेशन तैयार थी और उनसे दस्तखत करने के लिए कहा गया। उन्होंने उसमें दस्तखत किए, बल्कि ये भी एक बात सामने आई है कि उस समय किसी पुलिस वाले ने उनसे कहा था कि ऐसे ही दस्तखत मत कर देना, एक बार पढ़ लो। तो इस तरह का ये, जैसे कि ये इनका चलन है ये, कि पहले जो है किसी बात को लेकर जब लव जिहाद का नाम दे दो और उसके बाद बाप पे प्रेशर डाल के या रिश्तेदार पे प्रेशर डाल के उनसे एफआईआर दर्ज करवा दो। तो ये इस मामले में भी हुआ है। जिन्हें आपने अभी अभी सुना, ये हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट। त्रिलोचन भट्ट ने पुरोला में साजिश के तहत मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर कई खुलासे किए हैं। यहां तक कि इनका तो दावा है कि जिस 26 मई की घटना के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि वो अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए हैं, उस घटना में भी कुछ अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। और उनका कहना है कि ये घटना 100% एक साजिश है। ये 100% साजिश है। बहरहाल ये लव जिहाद था या नहीं, ये अपहरण का मामला था या नहीं, इस पर जांच का काम पुलिस का है और फैसला करना कोर्ट का। लेकिन इसकी आड़ में पूरे तंत्र पर प्रेशर बनाना, लोकतंत्र को कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा अपनी मुट्ठी में करना कितना जायज है, और इसके पीछे जो राजनीति है उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। जहां तक प्रशासन के रवैये की बात है, तो 28 मई के जो प्रदर्शन हुआ था 28 मई को, उसमें पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की जो कार्रवाई है, उससे साफ साफ पता चल जाता है कि यहां प्रशासन का रवैया क्या है। इतना बड़ा क्राउड वहां इकट्ठा है, इतने नारेबाजी हो रही है, बैनर तोड़े जा रहे हैं, बोर्ड तोड़े जा रहे हैं दुकानों के, लेकिन पुलिस उनको इस तरह से हटा रही है कि बड़े प्यार से, कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कहीं पुलिस की जबरदस्ती नहीं, कहीं पुलिस जो है कठोरता से पेश नहीं आ रही है। आप जानते हैं, इसी साल फरवरी 2023 में बेरोजगार युवाओं ने धामी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। आपको पता है उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? 27%। आपको पता ही है देश में ही बेरोजगारी का क्या आलम है, लेकिन उत्तराखंड वासियों, क्या आपको जरा भी इल्म है कि बेरोजगारी का नेशनल एवरेज 25% है? यानी उत्तराखंड की ही बेरोजगारी दर नेशनल एवरेज से भी 2% ज्यादा है। 7 लाख युवा बेरोजगार हैं, यानी इतने तो राज्य में रोजगार के अवसर नहीं है जितने बेरोजगार युवा हैं। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जैसी मूल सुविधा युवाओं को पहाड़ छोड़ प्लेन्स में जाने को मजबूर कर रही है। स्टेट माइग्रेशन कमीशन के मुताबिक पहाड़ की करीब 60% जनसंख्या प्लेन्स में शिफ्ट हो चुकी है। 1700 गांवों को घोस्ट विलेजेस कह दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक SMA काजमी का कहना है कि चुनावों में मुद्दे नहीं, भावनाएं वोट कराती हैं। वो कहते हैं यहां मेडिकल फैसिलिटी इतनी खराब है कि कई जिलों में तो सिजेरियन तक करने की सुविधा नहीं है। इस बार भी वही भावनाएं आहत कर, हिंदू मुस्लिम कर आपके राज्य को पीछे छोड़ने की तैयारी चल रही है। सरकार को साफ समझ आ गया, बेरोजगारी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, संभाले नहीं संभल रहा, तो आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वही पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके लेकर आए हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब नया लेकर आए हैं व्यापार जिहाद। बेरोजगारी के खिलाफ आवाज ना उठ पाए तो सब बेरोजगारों को उत्तराखंड बर्बाद करने के लिए इकट्ठा कर लिया गया है। ये 100% साजिश है। पुरोला में एक सिपाही सड़क पे ड्यूटी दे रहा था, तो मैंने चलते चलते उससे पूछा, मैंने क्या हालात है अब यहाँ? तो सिपाही ने एक बड़ी जोरदार बात कही। उसने कहा कि अब तो 2024 तक यही हाल रहने, यानी कि साफ संकेत था कि लोकसभा चुनावों तक। आप लोग नहीं समझ पाए कि ये 2024 चुनावों के लिए हो रहा है। और एक और बात सुनिए, व्यापार जिहाद क्यों छेड़ा जा रहा है उसे त्रिलोचन भट्ट अच्छे से समझाएंगे। शायद ही आपने ये बात कहीं पढ़ी हो, लेकिन ग्राउंड पर पत्रकार के होने से यही फर्क पड़ता है। मुसलमानों का व्यापार ज्यादा फलता फूलता रहा है और इसके पीछे का कारण जरा समझिए। ये अचानक हुआ नहीं है, ये अचानक करवाया गया है।
जो मुस्लिम व्यवसायी यहाँ पे फर्नीचर का धंधा है, इनका यहाँ पे गारमेंट्स का धंधा है और कुछ लोकल व्यवसायी भी हैं। तो मुस्लिम व्यवसायी दरअसल वो थोक में माल ले आते हैं यूपी से या उधर सहारनपुर वगैरह से, तो उनका माल कुछ सस्ता पड़ता है और वो कुछ सस्ता माल लोगों को दे पाते हैं। इसके अलावा उनका व्यवहार कुछ ऐसा है वहां पे बना हुआ कई सालों से कि वे लोगों को उधार भी देते हैं, जबकि स्थानीय लोग उधार नहीं देते हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की जो दुकानें वो ठीक ठाक चल रही हैं और जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका जो बहुत ज्यादा उनकी दुकानदारी नहीं चल पा रही। ये एक ईर्ष्या की भावना है और इस मामले ने उन्हें एक मौका दे दिया है इन मुस्लिम व्यवसायियों के खिलाफ खड़े होने का, इनको यहां से भगाने का नारा देने का। अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर लव जिहाद की इस पूरी घटना को दोबारा ध्यान से देखिएगा। समझदार हैं आप, आंखें खुल जाएंगी। यह तरीका आज का नहीं, पुराना है, जब पैटर्न कुछ इस तरह फॉलो किया जाता है। लव जिहाद, गैर हिंदू को निकालो वाली पुकार और कैंपेन इस घटना के बाद से नहीं बल्कि इससे भी काफी पहले से चलाया जा रहा है। साल 2021 दिसंबर 21 की वो नफरत फैलाने वाली धर्म संसद आपको याद ही होगी। अब देरी नहीं है, अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अभी आपके पास समय, उस तैयारी में लगो, तैयारी पर चर्चा करो। इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी और घात लगाए ये नफरत फैलाने वाला गैंग सिर्फ इस आड़ में बैठा था कैसे भी एक घटना दिख जाए जिसमें मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की हो, उसके बाद उसे लव जिहाद का मामला बनाना तो इन लोगों को बखूबी आता है और पुलिसिया कार्रवाई का भी कोई डर नहीं। बच्चे जब यहाँ नौकरियों के में धांधली की जांच की मांग कर रहे थे तो बेरहमी से उनपे डंडे चलाए गए, लेकिन यहाँ ये तत्व, ये लोग जो कि बिल्कुल संविधान विरोधी काम कर रहे थे, उनके साथ पुलिस कहीं जोर जबरदस्ती नहीं कर रही थी, कहीं खदेड़ नहीं रही थी। कुछ लोगों को थोड़ा पकड़ के हटाते हुए पुलिस दिखाई दे रही है, वो साफ उन वीडियो में पता चल रहा है। इनकी नफरत की फैक्ट्री आप पर कैसे असर डालती है सुनिए। आपको आपकी बेटियों को लेकर डराया जाएगा, आपको किराएदार मिल जाएगा, आपको एक अच्छा किराएदार मिल जाएगा, मगर किसी माता बहन की अगर इज्जत लुट गई, हमारी नाक कट गई तो वापस नहीं आ सकती है। आपको पाकिस्तान का नाम लेकर खौफ पैदा किया जाएगा। पीपल मंडी को अगर मैं मिनी पाकिस्तान कहूंगा तो गलत नहीं होगा। आपको ऐसा जहर दिया जाएगा कि आप अपने पड़ोसी, अपने सालों पुराने दोस्तों पर भी शक करने लगे। बिना लड़कियों और महिलाओं की मौजूदगी के इनका एजेंडा पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये लगातार आपको शामिल होने के लिए उकसाएंगे। भूमि को बचाना है, अभिनंदन पूरा फुल हो चुका है। इस्लाम की कट्टरपंथी की धन्यवाद माता और निगाह पर है। और इन सब के बीच बीजेपी का नारा जय श्री राम जरूर लगेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। देख लिया, यही वो बात है। अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, जुटाई भीड़ को यह भी बताना है कौन तुम्हारे साथ है, तो लग गया जय श्री राम का नारा। वैसे मुझे हैरानी हो रही है कि अमन चैन पसंद समझदार उत्तराखंड के लोगों को मुझे ये सब बातें बतानी पड़ रही हैं। इस नारे को ही सुनकर आपको समझ जाना चाहिए था, आपने अपने बच्चों को राजनीतिक प्यादा बना दिया है। अगर हमारे भाई बहन हमारे बारे में सोच रहे तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कुछ। इसी साथ में सभी महिला और देखो इस वीडियो ने कितनी अच्छी बात बोली कि जिनके लिए लड़ाई लड़ी आज वही भीड़ में कहीं नजर नहीं आती है। ये घटना तो 26 मई की थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले यानी 24 मई को ही नफरत फैलाने वाले ये लोग ये बोलते पाए गए। आज इस देश के अंदर लव जिहाद रूपी राक्षस, मैं कह रहा हूं ये लव जिहाद एक षड्यंत्र है इस देश के अंदर, और ये षड्यंत्र आज उत्तराखंड में फल फूल रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को। उत्तराखंड से लगभग 10-12 हजार लड़कियां इन लव जिहादों के चुंगल में पड़ चुकी हैं और अपने संस्कारों को मतलब धूमिल कर चुकी है, अपने परिवार को नीचे दिखा चुकी है। तो इस फिल्म के माध्यम से आप लोग इस पहाड़ की ज्वलंत समस्या को समझेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं। अपने पूर्वजों का नाम हम कहते थे अपने जमाने में। यानी तब तक तो घटना हुई भी नहीं थी, और अब मैं आपको बताती हूं कैसे इस घटना पर घात लगाए बैठा था यह पूरा गैंग।
धर्म के नाम पर लाखों अल्पसंख्यकों के नरसंहार की मांग, उन्हें उनकी जमीनों से खदेड़ देने, देवभूमि को गैर हिंदू मुक्त करने का कैंपेन और मुस्लिमों की नौकरियां और रोजगार छीन लेने की जो पुकार हरिद्वार की धर्म संसद से 21 दिसंबर 2021 को लगी थी, 1.5 साल तक लगातार उस जहर को बार बार चखाकर अब लोगों में नफरत का बीज बोने में ये लोग कामयाब हो गए हैं। और इन्हें कामयाब हम सब ने मिलकर किया है, जिसमें बड़ा हाथ देश की न्यायपालिका का भी है। अब जरा इस व्यापार जिहाद की प्लानिंग की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 26 मई को एक मुस्लिम और एक हिंदू लड़के को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया। हिंदुत्व गैंग ने खुद ही इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बताना शुरू कर दिया, जबकि एक हिंदू लड़का जितेंद्र सैनी भी गिरफ्तार हुआ है। इस एक पॉक्सो की घटना को लव जिहाद का एंगल देकर, हिंदू लड़के की भागीदारी को चालाकी से छुपाकर, इसे हथियार बनाकर एक लोकल हिंदुत्व संगठन देवभूमि रक्षा अभियान के नाम से पोस्टर चिपक गए। इन पोस्टरों पर लिखा था, लव जिहादियों 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले देवभूमि छोड़ दो और अपने व्यापार बंद कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। खुलेआम धमकी, और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। और नतीजा देखिए, 29 मई को हिंदुत्व समर्थकों की एक रैली काफी हिंसक हो गई थी। कथित लव जिहाद विरोधी रैली के बाद हिंसा के वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं। ये साफ तौर पर धामी सरकार की पुलिस को ललकार रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा उन्हीं का तो है। हालात बिगड़ता देख पुलिस द्वारा धारा 144 तक न लगाना क्या दर्शाता है? हालत इतनी खराब हो गई है कि 30 मई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उत्तराखंड के गवर्नर को एक खुला पत्र लिखा, जिसका विषय था हाल के दिनों में उत्तराखंड में हो रहे लगातार भड़काऊ भाषण और हिंसा की वारदात, और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। उस पत्र में इस साल अप्रैल के ही महीने में हुई कई चिंताजनक घटनाओं का विवरण है। वन गुज्जर समाज, जो मुस्लिम समुदाय है, उनकी शिकायत पर सामने आया है कि देहरादून के त्यूनी में रुद्र सेना के नेता राकेश उत्तराखंडी ने वन गुजरों को छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया था। इस धमकी देने वालों के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। इस रुद्र सेना ने चक्राता में 20 अप्रैल को एक और धर्म सभा की। वहां अल्पसंख्यकों का बहिष्कार करने की अपील की गई। उसमें ऐसा भी कहा गया कि दुनिया में शांति तब तक बहाल नहीं की जा सकती जब तक एक एक जिहादी को ना मिटा दिया जाए। ज्ञात रहे, ये जिहादी शब्द का इस्तेमाल मुसलमान के लिए करते हैं। इसी सभा में वही प्रबोधानंद भी शामिल था, जिस पर 21 दिसंबर 2021 वाली अधर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के लिए एफआईआर की जा चुकी है, और पुलिस दोबारा इसे राज्य की शांति भंग करने आराम से दे रही है। वहीं 24 अप्रैल को देहरादून के वसंत विहार में ईद पर एक नाटक करने के लिए ही वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में तोड़फोड़ मचा दी। 28 अप्रैल बजरंग दल के कुछ और कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही एक और स्कूल के बाहर धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर भी ईद पर एक नाटक रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जिन वकीलों ने उत्तराखंड के गवर्नर को यह खुला खत लिखा, उनके नाम ये हैं। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। लेकिन ये सभी वारदातें ये बताने के लिए काफी हैं कि 26 मई की घटना तो सिर्फ एक बहाना है। उससे भी पहले से ऐसी किसी घटना को लपकने की तैयारी पहले से की जा रही है। अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक लेटर सामने आया है, जिसमें प्रशासन से अपील की जा रही है कि कई शहरों से मुसलमानों को निकाल दें, वरना 20 जून को वो चक्का जाम करेंगे। सोचिए, असंवैधानिक और आपराधिक घटना करने के लिए पुलिस से अपील की जा रही है। खुद डीजीपी से मिलकर दर्शन भारती उन्हें मुस्लिमों की दुकानों को दोबारा ना खोलने की मांग कर रहे हैं। इस नफरत की फैक्ट्री के कर्मचारियों को पहचान भी लीजिए। इस जहरीली मुहिम की अगुवाई स्वघोषित देवभूमि रक्षा अभियान के लीडर दर्शन भारती और उनके चेले कर रहे हैं। जय श्री राम, अब्दुल बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि दर्शन भारती का समर्थन स्वामी प्रबोधानंद कर रहे हैं। ये वही प्रबोधानंद है जिसने हरिद्वार की अधर्म संसद सफाई अभियान यानी नस्ल कुशी की धमकी दी थी। सुनिए इनकी जुबान। पुरोला में जिहादियों को सबक सिखाया है, और मैं आपको कहूंगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए, और जिहादी को एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ये लोग लगातार अपने भड़काऊ भाषणों में लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं, और बस शिकार करने के लिए किसी भी एक ऐसी घटना के इंतजार में बैठे हैं जिससे लगातार 1.5 साल से तैयार की जा रही पिच पर और भरोसे के साथ खेल सके। किसी घटना के बारे में सिर्फ डराने से कुछ नहीं होता। आप लोगों को वो तब तक असली नहीं लगेगी जब तक दिखाने के लिए सामने एक उदाहरण ना हो। अब वो उदाहरण है भी कि नहीं, इसकी जांच का काम तो पुलिस का था, लेकिन पुलिस क्या कर रही है आप सब देख ही रहे हैं। तो आपको वही एक बगैर जांच वाला उदाहरण परोस दिया गया। बाहरी लोगों को पनाह ना दे, अपने व्यापारियों को भला करे। वहीं उस घटना में 2 लड़के हैं।
एक मुसलमान उवैद खान तो दूसरा हिंदू जितेंद्र सैनी। आप सोचिए, जो लोग देश में नफरत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो आपके लड़कों को भी नहीं बख्श रहे। अपने बच्चों की चिंता है तो सौहार्द बनाए रखें। जहां शांति थी वहीं नफरत का बीज ये लोग 1.5 साल से बो रहे हैं। आप लोग इन्हें ये सब कैसे करने दे सकते हैं? उत्तराखंड के पुरोला वासियों, ऐसी हेट स्पीच से तो किसी भी राज्य का या देश का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन ताज्जुब है कि उत्तराखंड की पुलिस इसे रोक नहीं पा रही। और तो और भड़काऊ बयान देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने के सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश तक का पालन नहीं कर रही। यह सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। लेकिन लगता है उत्तराखंड की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से ज्यादा इन भड़काऊ कथित धर्म गुरुओं का डर है। इनके सामने संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, उत्तराखंड पुलिस का माखौल उड़ाते हुए हिंदुत्ववादी नेता और कथित धर्म गुरु मुसलमानों को प्रदेश से निकालने की साजिश रच रहे हैं और धामी सरकार डरपोक बनी बैठी है। या तो वो डरपोक है या खुद इनका साथ देना चाहती है, क्योंकि तीसरी और कोई वजह हो नहीं सकती। पर क्या पुष्कर सिंह धामी सरकार हमें बताएगी आपकी पुलिस ने अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई की है? जब बार बार सुप्रीम कोर्ट इन हेट स्पीच देने वाले धर्म गुरुओं पर कार्रवाई और सो मोटो एक्शन की बात करता है, तब पुलिस क्या करती है? क्या यह कोर्ट की अवमानना नहीं है, या सिर्फ एफआईआर लिखकर कोई कार्रवाई ना करना इन हिंसा उकसाने वालों को रोक सकता है? भाजपा की राज्य सरकार और उसके मुख्यमंत्री बार बार इन अधर्म गुरुओं और उनके चेलों से मिलते हैं। वो खुद इस कथित लैंड जिहाद पर जमकर राजनीति करते हैं। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने राज्य सरकार को एक पत्र में वन गुर्जर लोगों की जमीनों पर गैर संवैधानिक कार्रवाई न करने की मांग की थी। उन्होंने हेट स्पीच और हेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने की मांग भी की थी। अब ये खुद सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि क्या ये देश धर्म के इन ठेकेदारों के हिसाब से चलेगा या फिर देश संविधान से चलेगा। सत्यमेव जयते।